हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का समविभाजन नियम। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसको बोल्ट्जमैन ने दिया था, ऊर्जा का समविभाजन नियम। ठीक है, बोल्ट्जमैन के अनुसार, ठीक है, क्या होता है, तापीय साम्य में किसी ऐसे गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा जो कि बहुत से कणों से मिलकर बना हो, इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यदि निकाय परम ताप T पर ऊष्मीय साम्य में है तो प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT होगी, है ना। जहाँ पर K इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ऊर्जा का समविभाजन नियम। समविभाजन कहने का मतलब है कि बराबर डिवाइड हो, इक्वी पार्टीशन, है ना। पार्टीशन जो है ये इक्वल हो। ठीक है, समविभाजन। ठीक है, तो देखिए तापीय साम्य में है कोई निकाय, ठीक है, कोई निकाय तापीय साम्य में है तो उस निकाय की उस गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा जो कि बहुत से कणों से मिलकर बनी हो, है ना, वह जो निकाय है बहुत से कणों से मिलकर के बनी हो, है ना, तो उसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से, है ना, वितरित होती है। जो कुल गतिज ऊर्जा है ना, वह सभी अणुओं में या सभी दिशाओं में, है ना, स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित होती है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखते हैं, मान लेते हैं ये है कंटेनर, इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये गैस के मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक निकाय है जो कि साम्य अवस्था में है, मतलब ये इसका टेम्परेचर T बना हुआ है। ठीक है, साम्य अवस्था में है, इसको ना तो ऊर्जा दिया जा रहा है ना ही लिया जा रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर हमेशा T बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज जो होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वह सभी दिशाओं में, है ना, सभी जो स्वतंत्रता की कोटि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को लें, है ना, स्थानांतरीय ऊर्जा को लें, तो इसमें 3 दिशा हो जाएंगे। ठीक है, एक्स दिशा में, है ना, वाई दिशा में और जेड दिशा में। ठीक है, तो कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, उसका एक्स डायरेक्शन में गतिज ऊर्जा, है ना, 1/2 kT होगी। एक्स डायरेक्शन में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 kT, है ना, जो माध्य गतिज ऊर्जा है वह, है ना, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा सभी दिशाओं में इक्वल डिवाइड होती है ना, एक्स में, वाई में, जेड में, है ना, तो सभी दिशाओं में 1/2 kT, है ना, एक्स में 1/2 kT, वाई में 1/2 kT, जेड में 1/2 kT होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, वह एक मोनोएटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यह कितना मोशन कर सकता है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन ही कर सकता है ना, स्थानांतरीय गति कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, 3 दिशाओं में संभव है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब कितना हो जाएगा, 3, तो 3 इंटू 1/2 kT, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में सभी में बराबर डिवाइड होता है। ठीक है, तो टोटल डायरेक्शन में कितना होगा, 3/2 kT, तो एक एक डायरेक्शन में 1/2 kT, है ना, 1/2 kT और 1/2 kT।
टी, ठीक है। एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारे पास आया कि जो 1/2 kT है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के अनुसार, ठीक है। इसको अब डिराइव करें, हमने तो बोल दिया ना कि जो निकाय परम ताप पर हो, है ना, टी पर उष्मीय संतुलन में स्थित हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रत्येक कोटि के लिए, प्रत्येक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? माध्य गतिज ऊर्जा भी हमने देखा 1/2 kT होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। मीन काइनेटिक एनर्जी, है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है 1/2 kT, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। लेकिन हमें कैसे पता कि इतनी होती है? तो इसी को हमको डिराइव करना है, ठीक है। चलिए डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन या फिर प्रूफ जो भी बोले, ठीक है। डेरिवेशन लिख देता हूँ, डेरिवेशन, इसी को डिराइव करके देखना है कि 1/2 kT होता है, ठीक है। तो इसके 2 मेथड होते हैं, मैं एक से बता दे रहा हूँ। इसको डिराइव करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। हम जानते हैं कि आदर्श गैस का जो अणु है उसका x घटक में, है ना, उसका वेग का x घटक, ठीक है। हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए वेलोसिटी का x घटक, है ना, वेलोसिटी का x घटक कितना हो जाएगा? vx, ठीक है। एक आइडियल गैस है एक कंटेनर में, ठीक है। ये कंटेनर है मान लेते हैं, इसमें एक आइडियल गैस भरा हुआ है। तो इसका एक मॉलिक्यूल होगा, उसका x डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा तो उसका वेलोसिटी का x घटक कितना हो जाएगा? vx, है ना। तो यह उसका एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब बहुत सारे पार्टिकल होंगे, कोई एक मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो उसका एवरेज लेंगे हम, तो vx मान लेते हैं, ठीक है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो आगे क्लास में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। मैक्सवेल, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, वेलोसिटी रेंज जो है vx व vx प्लस dx, ये जो है dvx, ठीक है, अलग से लिख दे रहा हूँ, vx प्लस dvx, ये वेलोसिटी रेंज है ना। अब प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी तो vx ही नहीं हो सकता, किसी का vx होगा, किसी का vx प्लस 1 होगा, किसी का vx प्लस 2 होगा। तो मान लेते हैं वो रेंज है vx प्लस dvx तक वेरी करता है ना। vx से लेकर के vx प्लस dvx तक वेरी करता है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उस रेंज में ना, इतने रेंज में vx और vx प्लस dvx रेंज के बीच में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है nvx, है ना, dvx, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? n, है ना, m/2π/kT होल टू द पावर 1/2 e⁻mvx का स्क्वायर अपॉन 2kT इंटू dvx, इतना होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज vx एंड vx प्लस dvx, है ना, इतना होता है n इंटू m, जहाँ पर m पार्टिकल का मास है, 2π के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप है ना, e⁻−m⁴ अपॉन 2kT इंटू dvx, इतना होता है, ठीक है। और वेलोसिटी vx, है ना, वेलोसिटी vx, है ना, के संगत अणु की गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा ई एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 mv x²। ठीक है, ये वेलोसिटी वी एक्स के संगत जो है अणु की गतिज ऊर्जा जो होती है ना, गतिज ऊर्जा ई एक्स इज इक्वल टू 1/mv x²। ठीक है, इसलिए जो गतिज ऊर्जा ई एक्स है उसका औसत मान, ठीक है, गतिज ऊर्जा ई एक्स का औसत मान, ठीक है, औसत मान क्या होगा। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का औसत मान, जो अभी हम यहाँ पर जो डिराइव करेंगे करके नहीं बोला था मैं, ठीक है, 1/2 kT मीन काइनेटिक एनर्जी डिराइव करना है ना, माध्य गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का औसत मान वही तो है। ठीक है, माध्य गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का औसत मान, तो उसी को डिराइव कर रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हो गए और एक का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है ना। वेलोसिटी वी एक्स के संगत अणु की गतिज ऊर्जा ई एक्स इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है ना। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है n इंटू एम अपॉन 2π/kT होल टू द पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस m vx² अपॉन 2kT इंटू dvx। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एक पार्टिकल का गतिज ऊर्जा इतना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमको कुल गतिज ऊर्जा मिलेगी। और कुल गतिज ऊर्जा में कुल नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करेंगे तो औसत मिलेगा। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं, औसत जैसे वेलोसिटी निकालना है, औसत वेग निकालना है, तो कुल वेग, सभी पार्टिकल का कुल वेग ऐसे निकालते हैं ना, अपॉन में करते हैं कुल संख्या पार्टिकल का, कुल संख्या, है ना। तो ऐसे निकालते हैं ना किसी भी चीज़ का औसत। तो अभी हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना होता है और एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल का ऊर्जा इतना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल गतिज ऊर्जा मिल जाएगी और उसको कुल संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा अतः गतिज ऊर्जा ई एक्स का औसत मान, है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था, उसका औसत मान यानी एवरेज वेलोसिटी या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसका मान कैसे निकालते हैं, -∞ टू +∞ ई एक्स एनर्जी का निकालना है ना, एनर्जी का औसत मान निकालना है। ठीक है, और एन वी एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई किए, है ना, उसका इंटीग्रेट किए डी वी एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर डिवाइड किए माइनस, किससे डिवाइड करना है, कुल संख्या से। ठीक है, तो -∞ टू +∞ एन वी एक्स, ठीक है, और डी वी एक्स ये है। ठीक, अब इसी में हमको रखना है, वैल्यू पुटअप करना है, तो हमको ये मिल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर मीन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए रख के देखते हैं, -∞ टू +∞, ठीक है, 1/2 mv x² एनर्जी का मान। ठीक है, उसके बाद, है ना, उसके बाद हमको रखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ n, ठीक है, ये जो भी है इसको मान लेते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, यहाँ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में 1 और 2 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 mv x² आ गया। ठीक है, यहाँ हो गया n इंटू m/2π/kT होल टू द पावर 1/2 ई टू द पावर -mvx² अपॉन 2kT और dvx। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, -∞ टू +∞ n इंटू m/2π/kT होल टू द पावर 1/2 ई टू द पावर -mvx² अपॉन 2kT dvx। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
यहाँ आगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो 1/2 mv कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ठीक है, और अंदर में बचेगा -∞ टू +∞, अंदर में बचेगा v(x²), ठीक है, e⁻m(v(x²)/2kT, ठीक है, और dvx, ठीक, डिवाइडेड बाई -∞ टू +∞, e⁻mv(x²)/2kT dvx, ठीक है। एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर है, ये ऊपर का n नीचे का n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2m जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी सब रहेगा, है ना, v(x²) रहेगा और ये ब्रैकेट का पूरा पार्ट जो रहेगा ये सब रहेगा, n और n कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, आगे आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है एक, ठीक है ना, प्रमाणिक समाकलन बोलते हैं, उसका वैल्यू सीधा सीधा हम रख सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, ठीक है, x² e⁻⁴x² dx, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, इसका सीधा डायरेक्ट वैल्यू होता है 2α√π/α, ठीक है, इतना होता है। और एक और होता है -∞ टू +∞, e⁻⁻x² dx, इसका वैल्यू होता है √π/α, ठीक है। ये कहाँ से है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रमाणिक समाकलन, ये इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है, -∞ टू +∞, x² e⁻⁴x² dx इज इक्वल टू 1/2α√π/α। तो यहाँ क्या क्या है, ठीक है, x² के जगह पर vx² है, ठीक है, अल्फा के जगह पर m/2kT है, ठीक है, हियर x² इज इक्वल टू vx², ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू m/2kT, ठीक है, m/2kT, ठीक है। तो इतना इतना है, तो इसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू Ex इज इक्वल टू कि क्या हो जाएगा, 1/2m है ना, यहाँ 1/2 बाहर में है, 1/2m, ठीक है, तो रखते हैं 1/2m इंटू, ठीक है, कितना आएगा 1/2 अल्फा, ठीक है, तो 1/2 अल्फा की जगह क्या है m/2kT, ठीक है, और √π/α, तो √π हो गया, अपॉन में अल्फा, अल्फा का फिर से वैल्यू रखेंगे m/2kT, ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, है ना, नीचे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू नीचे में है वो, उसका वैल्यू √π/α, फिर से क्या है m/2kT, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पाई अपॉन, है ना, m/2kT, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ से 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 और ये kT ऊपर चला जाएगा, तो 1/2kT, ठीक है, Ex इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2kT, ठीक है। तो यही है मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मीन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एक डायरेक्शन को मिलती है या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है,
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतना मीन काइनेटिक एनर्जी मिलता है, कितना 1/2 kT, है ना। अभी हमने देखा, अब जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रहे, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है, ठीक है, तो उसको टोटल कितना मिलेगा 3/2 kT, ठीक है। डाई एटॉमिक में कितना रहता है, तो उसमें उसमें भी 3 रहता है, उसको भी 3/2 kT मिलेगा अगर दोनों ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर मोनो एटॉमिक तो रोटेशनल कर नहीं सकता, डाई एटॉमिक में रोटेशनल भी होता है, रोटेशनल का 2 और जुड़ जाएगा, रोटेशनल का 2 तो वो हो जाएगा 2/2 kT, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 5/2 kT, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल इतना मिलता है और उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1/2 kT मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, है ना, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।